नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के किसानों को कर्ज से बड़ी राहत। योगी सरकार के फैसले से 2 करोड़ से अधिक किसानों को होगा लाभ। तमिलनाडु में हाई कोर्ट का फैसला। एक चीन नीति को भारत का समर्थन। भारत की अखंडता का भी सम्मान करे चीन। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन का ऐतराज खारिज। पाकिस्तान से रिश्तों पर तीसरे पक्ष का दखल नहीं मंजूर। अमेरिका के बयान को भारत ने किया खारिज। आतंकवाद पर कार्रवाई की मांग। भारत के स्वच्छ ऊर्जा अभियान में 24 करोड़ पाउंड का निवेश करेगा ब्रिटेन। दोनों देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में फैसला। व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर जोर। शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को विदाई। राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया शोक। और आइए देखते हैं पहली खबर। और पहली खबर में आज बात किसानों की कर्ज माफी की। उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की अगुवाई में पहली मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन सबसे बड़ा फैसला किसानों की कर्ज माफी को लेकर लिया गया। राज्य सरकार ने किसानों का 36,359 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने को मंजूरी दे दी है, जिसमें लघु और सीमांत किसानों का 30,729 करोड़ रुपए का फसली कर्ज माफ करना शामिल है। इस राज्य के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को 1 लाख तक का कर्ज माफ हो सकेगा। इसके अलावा 5,630 करोड़ रुपए का एनपीए कर्ज भी माफ करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही गेहूं खरीद के लिए 5,000 केंद्र बढ़ाने और 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने आलू किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक कमेटी बनाई है। साथ ही राज्य में रोजगार और निवेश को बढ़ाने के लिए मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है। लघु और सीमांत किसान हैं, उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30,739 करोड़ रुपए की है, 30,729 करोड़। तो उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी के सरकार के फैसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, सरकार जब बनी तब से लगातार उम्मीद थी और पहली कैबिनेट में फैसला भी हुआ, लेकिन 2 करोड़ 15 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। हालांकि सरकार पर एक बड़ा बोझ भी आएगा। क्या इससे तस्वीर बदलेगी और कितनी बदलेगी? देखिए, अभी जो है कविन, जो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो किसानों की हालत है उसको देखते हुए जो भी राहत दी गई है वो एक जिसको बड़ा राहत कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय जो है करीब 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं और इसमें से जो लघु और सीमांत किसान है वो 2 करोड़ 15 लाख के आसपास बैठते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा दायरे में तो ये किसान आ तो गए हैं और उन पर जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है उन पर। अगर वैसे देखेंगे तो ज्यादातर किसानों के पास 1 लाख से कम के कर्ज हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है। ये फैसले को जमीन पर कैसे उतारा जाता है और एक्चुअल रिलीफ कितना मिलती है, इसमें ब्यूरोक्रेसी वगैरह को सबको मिलकर के इसमें किस तरह से काम करते हैं ये देखना होगा। लेकिन तात्कालिक तौर पर जो हालत है, जिस तरह से आपको याद होगा पिछले बार भी राज्य का एक बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में आया। अभी भी आलू किसान बहुत बेहाल है। तो आलू किसानों के बारे में भी फैसला हुआ है, एमएसपी पर गेहूं खरीद का भी फैसला हुआ। तो एक तरह से किसान एजेंडा जो जिस पर बात की थी बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में, उसकी तरफ ये आगे बढ़ी है और एक तरह से ये महत्वपूर्ण कदम मान सकते हैं हम लोग जी। चलो अरविंद जी, शुक्रिया आपका। तो आपके कह रहे कि महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश में किसानों के लिहाज से अगर सरकार के आज के फैसले को देखें, उधर तमिलनाडु में भी किसानों को मद्रास हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाए, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन क्यों ना हो। साथ ही किसानों की कर्ज वसूली के नाम पर उत्पीड़न को रोका जाए।
वहीं किसानों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सहकारी बैंकों के साथ दूसरे बैंकों के लिए कर्ज को भी माफ करने की मांग की। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि कर्ज माफी के लिए 5 एकड़ से कम जमीन की शर्त हटाए और उन सभी किसानों का कर्ज माफ करे जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज लिए हैं। साथ ही फैसले के लागू होने तक किसानों से वसूली रोकने का आदेश दिया है। Extend the benefit which was given to the small farmers to all farmers. You don't classify. Please don't classify. Only the particular farmers only entitled. This is the judgment has been passed. The court also directed the government to implement the order within a period of 3 months, and in between time, and also restrain the government not to recover the loan from the farmers. दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 22 दिनों से तमिलनाडु के किसान धरना दे रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उनकी मांग है कि कोऑपरेटिव की तरह दूसरे सहकारी बैंकों से लिया कर्ज भी माफ किया जाना चाहिए। Not even a single cent as a owner, but they are cultivated tenant for 5 acre 1 cent. Their loan are not waived off. Here we are fighting for only the nationalized bank loan only. So that's the reason we are sitting here. We will win it or we will die here. मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य के 3 लाख किसानों को फायदा होगा और तमिलनाडु सरकार के खजाने पर करीब 2000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे पहले पिछले साल किसानों के कर्ज माफी से सरकारी खजाने पर 5780 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। तमिलनाडु के कई इलाके पिछले 2 साल से भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और तमिलनाडु पर जो फैसला है इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ गणपति सुब्रमण्यम हैं, ब्यूरो चीफ हैं पुथिया थलाई ब्यूरो से। गणपति, स्वागत है आपका। मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है, लेकिन सबसे पहला बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार क्या उसको अमल पे ला पाएगी और लाएगी तो फिर कैसे, क्या उसके लिए उसका पॉजिटिव रिस्पांस है? ये सरकार को पहले ही कर देना चाहिए था। सरकार ने पहले क्या किया, जिनका 5 एकड़ से कम जमीन है उनका लोन माफ कर रहे हैं और 5 एकड़ से ज्यादा होगा उनका लोन माफ नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट का फैसला था, लेकिन आज कोर्ट ने वो उसको उल्टा कर दिया क्योंकि सबको फायदा मिलना चाहिए। कोई ब्रैकेट नहीं होगा, कोई ब्रैकेट नहीं। अगर मतलब किसी का अगर 10 एकड़ भी जमीन होगा उसको भी फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि पानी तो किसी के लिए भी नहीं है। छोटा किसान के लिए भी पानी नहीं है, बड़ा किसान के लिए भी पानी नहीं है। इसलिए तो ये फैसला कोर्ट ने किया। ये मदुरई बेंच हाई कोर्ट में जो पिटीशन डालने वाले हैं, जो अभी जंतर मंतर में जो हड़ताल कर रहे हैं, जो अय्या कांडू, वही उन्होंने ही पिटीशन डाला था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब तो ठीक है, वहां पे राहत मिल गया है, पर लेकिन हमारा प्रोटेस्ट यहाँ कंटिन्यू इसलिए होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये इनका जो मेजर डिमांड है कि नेशनलाइज्ड बैंक में जितने भी बैंक में जो लोन होगा उसका भी जो है माफ करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको ऑर्डर इश्यू करें ये बैंक्स को कि भाई ये लोन आप किसान का सारा लोन माफ कर दो और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उसका सब्सिडी देना है वो दें। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई 2 साल से तो बिल्कुल पानी नहीं है। अगर अभी लोन अगर इनको माफी नहीं किया तो फिर अगले साल खेती कैसे करेंगे? और ये इस चक्कर में ये अपना प्रोटेस्ट अभी जारी रखा। 3 हफ्ते हो चुका है, अभी तक वो जंतर मंतर में बैठे हैं। एक साइड में सिर मुंडवा लिया, एक साइड में पूंछ मुंडवा लिया, ऐसा करके कि बोल रहे हैं कि हमारा हालत देखिए, हम भीख मांग रहे हैं, प्लीज हमारा कर दो। अब उत्तर प्रदेश ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि 30,000 से ज्यादा जो फायदा वो दे रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अब सोचने का काफी प्रेशर आएगा। और जैसे कि यूपी क्योंकि आज फैसला आया है, जो उन्होंने फैसला किया उस लिहाज से तमिलनाडु में, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने साफ किया है कि कोई भी बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, सहकारी बैंक हो या फिर सेंट्रलाइज बैंक हो, सभी से जो भी कर्ज लिया गया वो माफ होगा। क्या इसी तरह के फैसले के लिए तमिलनाडु को केंद्र की तरफ क्यों देखना पड़ रहा है? डिफरेंस क्या है फिर? तो तमिलनाडु कह रहा है कि हमारा पास अभी इतना रिसोर्स नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि खाली कोऑपरेटिव बैंक वाला माफ होगा, या तो फिर बहुत छोटा किसान है उनका माफ होगा, बड़ा किसान का माफ नहीं होगा, ये सब बोल रहे हैं। कई तो ऐसा किसान है जिनका तो जमीन है ही नहीं, वो दूसरों का जमीन पे जो है वो लीज पे काम करते हैं। तो उसमें जो प्रोड्यूस होता है उसमें शेयर होता है। तो लेकिन अब कुछ है ही नहीं तो क्या शेयर करेंगे? पानी तो बिल्कुल है नहीं। और जो पिछले साल में जुलाई में भी कोई बारिश नहीं हुआ, नवंबर में भी बारिश नहीं हुआ, तो इसलिए उनका घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल है। उनको चारा भी नहीं है कि वो गाय भैंस को खिलाएं। तो ऐसे हालत में तमिलनाडु को तो ये करना ही पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पार्ट उसका सब्सिडी दे दे या कोई एक पार्ट का बर्डन उठा ले, बस ये तमिलनाडु का हेजिटेशन है। लेकिन कोर्ट ने तो ऐसा आज फैसला दिया है कि अब तमिलनाडु को तो करना ही पड़ेगा। और एक जो बात और है जो बहुत अहम है कि कर्ज वसूली को लेकर जिस तरीके से बैंक काम करते हैं उसको लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। इसे कैसे देखा जाए? और ये तो
राज्य सरकार के उनके अधीन मसला आ जाता है वहां पर, तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है, और किस तरीके से घटनाएं पड़ रही हैं, क्योंकि कई अलग अलग खबरें आती रही हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। ये दो सेगमेंट्स में इसका बहुत असर पड़ा है, एक तो किसान, दूसरा स्टूडेंट्स। जो एजुकेशन लोन रिकवरी पे लोगों को मजबूर किया है, उनका नाम नोटिस बोर्ड में लगाए, ऐसा करके कुछ विद्यार्थी आत्महत्या कर लिए, और एक किसान के घर में पहुंच गए कि ट्रैक्टर उठा के ले चले, तो उसको तो ऐसा इतना झटका लगा कि वो आत्महत्या कर लिया। इस तरह का जो कई घटना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो इसलिए इन दोनों सेगमेंट को ऐसा मजबूरी ना करें उनको, कि ऐसा नहीं है कि भाई ये किसान है या स्टूडेंट है वो लोन वापस नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है उनका। स्टूडेंट तो जब वो पढ़ाई खत्म करके नौकरी में जाएगा तब लोन वापस करेगा, किसान जो है अपना खेती का काम अच्छा होगा तब लोन दे पाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा समझ के वो करना पड़ेगा, इनको खाली रूल इंप्लीमेंट करें। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए रिजर्व बैंक के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि भाई वसूली किस तरह हो और किस टाइम में हो, और उसका एक्स्ट्रा टाइम देना है तो कितना दें। एक आखिरी सवाल सुनिए कि असल में जिस तरीके से ये कर्ज माफी की बात सामने आ रही है, कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जानकारी कहते हैं कि एक मरहम की तरह है ये। आप एक कोई शख्स बीमार है जिसको आपने एक टेबलेट दे दी, दवा दे दी है, दीर्घ यानी कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में अगर मैं कहूँ इस बार भी जो सीजन है बारिश का वो खराब रहा है, तो एक साइकिल तैयार हो चुका है, इसको कैसे तोड़ेगी सरकार, या तोड़ने की जरूरत किस तरीके की है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में तो इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला है कि भाई हम माफी करेंगे। उत्तर प्रदेश में पानी का इतना समस्या नहीं है कि जितना बाकी स्टेट में। अभी अगर आप देखेंगे तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कई जगह महाराष्ट्र में भी ऐसा हर साल अगर अच्छा बारिश हो तभी वो खेती कर पाएंगे, नहीं तो उनके पास कोई ग्राउंड वाटर लेवल इतने नीचे जा चुका है। तो किसान को आप लोन माफ करेंगे तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो लोन माफ कर लिया तो अब कर लिया, फिर अगला साल क्या होगा, बिना पानी का वो खेती कैसे करेगा? तो इसलिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स और जितने रेस्टोरेशन ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स, टैंक्स, ये सब इनको करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो ये एग्रेरियन क्राइसिस जो बोलते हैं कि किसानों का ये दिक्कत वो साल ब साल बढ़ते जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। भारत ने कहा है कि चीन को उसकी अखंडता का सम्मान करना चाहिए। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्तियों को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा पर बनावटी विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वहीं दलाई लामा आज अरुणाचल के बोमढीला पहुंचे, वो अब शनिवार को तवांग जाएंगे। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के स्वागत के लिए अरुणाचल का तवांग सज धज कर तैयार है। दलाई लामा मंगलवार को यहाँ पहुंचने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। अब वो सड़क के रास्ते 8 अप्रैल को यहाँ पहुंचेंगे। इस बीच भारत ने दलाई लामा के दौरे पर चीन की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दलाई लामा कई बार अरुणाचल की यात्रा कर चुके हैं, इसलिए उनकी इस यात्रा पर बनावटी विवाद नहीं पैदा किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चीन को भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि दलाई लामा का दौरा आध्यात्मिक है और इसका राजनीति से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एक चीन नीति का समर्थन करता है, इसलिए चीन को भी भारत की अखंडता का सम्मान करना चाहिए। India never interfered into the internal affairs of China. We also never questioned the Chinese sovereignty, and India has respectfully adhered to one China policy. So we expect that China also should not interfere in our internal matters. जानकारों का मानना है कि दोनों देशों को रिश्ते सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। तो चीन और भारत का
दो बड़ी एशियन ताकतें हैं, पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, उनका अपना अच्छा खासा बातचीत चल रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे निर्णय निकल के आ गए थे, लेकिन बातचीत ठीक चल रही थी। अब वो एक तरीके से खत्म हो गई है, तो दोबारा से हमको फिर आगे उस पर जो है चालू रखना आवश्यक है। चीन ने दलाई लामा के दौरे पर आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे आपसी रिश्ते खराब होने का डर है। दरअसल चीन तवांग समेत पूरे अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताता है। हालांकि भारत बार बार ये स्पष्ट कर चुका है कि अरुणाचल उसका अभिन्न अंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नए आरोपों से घिर गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल व्यक्तिगत केस की फीस सरकारी खजाने से दे रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ईवीएम मसले से ध्यान भटकाने के लिए इस मसले को उठा रही है। इन दो चिट्ठियों ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। अरुण जेटली और अरविंद केजरीवाल के बीच चल रहे मानहानि के केस में केजरीवाल को वकील राम जेठमलानी को करीब 3 करोड़ 86 लाख की फीस देनी है। इसको लेकर दिल्ली के कानून मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने विभाग को चिट्ठी लिखी थी कि वकील जेठमलानी के बिलों का भुगतान कर दिया जाए और फाइल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए न भेजी जाए। मामले को तूल पकड़ते देख राम जेठमलानी फ्री में केस लड़ने की बात कर रहे हैं। Even now, if the government doesn't pay or he can't pay, I will appear free. I will then treat him as one of my poor clients. कांग्रेस और बीजेपी ने इस मामले में केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े किए। आपने बदनामी की, आपको पैसा भरना है, जनता कैसे भरेगी? और ये केस का अभी तो थोड़ी सुनवाई हुई है, उसका 4 करोड़ बिल है। जब इनको 10 करोड़ अगर फाइनली ये जुर्माना होगा तो 10 करोड़ भी जनता भरेगी, और इन पर तो 7 केसेस है। डेफेमेशन केस पर्सनल है, आपको पर्सनल पे करना चाहिए। आपने एज ए मुख्यमंत्री तो आरोप नहीं लगाए थे जेटली जी पे, तो व्यक्तिगत रूप से लगाया है ना। तो अगर व्यक्तिगत आप पर आपने आरोप लगाए हैं तो व्यक्तिगत डेफेमेशन है। तो फिर आप अगर इतने महंगे लॉयर को रख रहे हैं तो आप अपनी जेब से पैसा दीजिए, सरकार को नहीं देना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार ने साफ किया कि ये फीस सरकारी खजाने से ही जाएगी। सरकार ने जांच कराई, क्रिकेट का भ्रष्टाचार रोकना सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने कदम उठाया। अब सरकार के द्वारा कराई जा रही जांच की वकील की फीस अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से देंगे, वो पर्सनल केस थोड़ी था। अरुण जेटली ने दिसंबर 2015 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जेटली का दावा है कि इन लोगों ने डीडीसीए से जुड़े मामलों में उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान देकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। 500 फर्जी कंपनियों पर देशव्यापी छापेमारी के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने आरोपियों जीडी रेड्डी और एल लियाकत अली को बेंगलुरु और चेन्नई से गिरफ्तार किया। निदेशालय ने देश भर में विभिन्न बैंक खाताओं में जमा 20 करोड़ रुपए भी फ्रीज किए हैं। ईडी ने 1 अप्रैल को 16 राज्यों में 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान बरामद हुए कागजात से करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा मिलने का दावा किया गया था। यूरोपीय यूनियन से अलग होने के नुकसान की भरपाई के लिए ब्रिटेन व्यापार और निवेश के लिए भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है। आज दिल्ली में इस मसले पर दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए बातचीत हुई। दिल्ली में मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली और ब्रिटेन के वित्त मंत्री फिलिप हेमंड की अगुवाई में भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता हुई। ब्रिटेन ने भारत के ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में करीब 24 करोड़ पाउंड निवेश करने की घोषणा की। इससे जहां ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, वहीं भारत की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी। Where Britain leaves the European Union and is able to engage with our Indian colleagues in a deep discussion about a future free trade agreement between the United Kingdom and India. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस फंड का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस्तेमाल होगा। इसमें खास तौर पर हरित ऊर्जा के इस्तेमाल की व्यवस्था होगी। भारत ने 2015 में 40,000 करोड़ रुपए के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड की शुरुआत की है। ब्रिटेन का निवेश उसका हिस्सा होगा। Where both are going to be making a contribution of about 120 million pounds, and this would be financing the energy needs in India. So this is going to be a first major beginning as far as this fund is concerned.
भारत और ब्रिटेन के बीच ये 9वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता है, जब ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में भारत जैसे देश उसकी प्राथमिकता में है, जो एक बड़ा बाजार और अर्थव्यवस्था है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने आज फिर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाया। सीमा पार से भारी हथियारों से गोले दागे गए। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 24 घंटे के भीतर संघर्ष विराम के उल्लंघन का दूसरा मामला है। सोमवार को भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पुंछ और राजौरी में गोलीबारी की थी। पिछले 24 घंटे में ये तीसरा संघर्ष विराम उल्लंघन है। अमेरिका के बयान पर भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से होने वाली आतंकी हरकतों पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके की शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर करते हुए दोनों देशों के रिश्ते सामान्य बनाने में अमेरिकी भूमिका पर विचार करने का बयान दिया था। श्रीलंका ने तमिलनाडु से गिरफ्तार 38 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। श्रीलंकाई नौसेना ने 31 मार्च से 26 मार्च के बीच इन्हें गिरफ्तार किया था। इन पर श्रीलंका की जल सीमा में मछली पकड़ने के आरोप थे। रिहा हुए मछुआरे जल्द ही भारत लौट आएंगे। 21 मार्च को श्रीलंकाई नौसेना ने 10 मछुआरों को गिरफ्तार किया था और अगले दिन 16 और 26 मार्च को 12 मछुआरों को। संयुक्त राष्ट्र ने उम्मीद जताई है कि अफ्रीकी नागरिकों पर हमले के दोषियों को भारत सजा देगा। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया भारत के अफ्रीकी देशों के राजदूतों की कड़ी नाराजगी के बाद आई। इसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की है। इन देशों ने हमलों को नस्लवादी बताया। हालांकि बीती रात विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर हमलों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भारत ने साफ किया कि हमले अपराध की श्रेणी में आते हैं और इनका नस्लीय हमलों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने कहा है कि वो सभी विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सोमवार को मेट्रो ट्रेन में हुए बम धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। हमलों में 45 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूसी जांच एजेंसी के मुताबिक हमले को किर्गिस्तान के आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया। जांच एजेंसियों को शक है कि हमले को किसी फिदायीन ने अंजाम दिया है। भारत समेत दुनिया भर में इन हमलों की कड़ी निंदा हो रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को खौफनाक बताया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी हमले की निंदा की। रामनवमी का त्यौहार आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और मंदिरों को आकर्षक तौर पर सजाया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जानी मानी शास्त्रीय संगीत गायिका किशोरी अमोनकर को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। इस मौके पर मुंबई में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सोमवार देर रात मुंबई में उनका निधन हुआ था। 84 साल की अमोनकर लंबे अरसे से बीमार थी। 10 अप्रैल 1932 को मुंबई में जन्मी किशोरी अमोनकर को हिंदुस्तानी संगीत की अग्रणी गायिकाओं में से एक माना जाता है। ख्याल, ठुमरी और भजनों को शास्त्रीय संगीत से सरबराह करने वाली किशोरी अमोनकर ने माता मोधबाई रिकर से संगीत की शिक्षा हासिल की। उन्होंने गायकी की एक अलग शैली विकसित की जिसमें दूसरे घरानों का प्रभाव भी झलका। आमतौर पर उन्हें जयपुर घराने का माना जाता है। उन्हें 1987 में पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।